हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ चुंबकीय द्विध्रुव। जिस तरह से विद्युत द्विध्रुव होता है उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज और जो साउथ पोल है वो जस्ट लाइक ए नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो विद्युत द्विध्रुव होते हैं उनमें आवेश इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन चुंबक में जो होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब मैंने आपको पहले भी इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया है। जब किसी भी लूप में या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकत्व होता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। जो है अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दंड चुंबक की। जो है दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, इसको शॉर्ट में चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का एक ही अर्थ होता है। जो जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनकी ध्रुव सामर्थ्य होती है। जो है तो चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं वो हमेशा ही चुंबक के सिरों पर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नेट बनाई हुई है, तो यहाँ पर ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। लेकिन ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक इसके खुले हुए सिरे पर नहीं होते, बल्कि थोड़े से अंदर की ओर होते हैं। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है इसको हम 12 से डिनोट करते हैं और इसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे m से व्यक्त किया जाता है। तो यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू
ध्रुव सामर्थ्य इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इक्वल टू एम इंटू 2L। और द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जिस तरह से वहाँ पर आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, वैसे यहाँ पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। यह सदिश राशि होती है। इसकी दिशा सदैव एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक ये है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका जो विमीय सूत्र है ये होता है आपका m0 L2 T0 A1। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। अब मैं कुछ विशेष स्पेशल परिस्थितियां बता रहा हूँ द्विध्रुव आघूर्ण की। विशेष स्थितियां, इसमें है आपका दंड चुम्बक को अर्धवृत्ताकार बनाने पर, यानी ये दंड चुम्बक है, इस तरह से N और ये S, इसकी लंबाई 2L। और अब क्या है कि इसको घुमा करके वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार बना देते हैं। इस तरीके से तो फिर इसका ये N और ये इसका S। तो यहां पर इसका चुंबकीय आघूर्ण देखें तब तो ये होता है आपका M = M × 2L। अब यहां पर इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। अब इसमें देख सकते हैं कि भाई ये अर्धवृत्ताकार है तो ये यहाँ से यहाँ तक का इसका व्यास है, इसका जो डायमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये इसकी सेंटर है O और यहाँ से इसकी ये जो
इसकी रेडियस है r। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो इन दोनों के बीच की दूरी और इंटू ध्रुव सामर्थ्य। तो यहाँ पर होगा आपका m इक्वल टू m इंटू 2r, दोनों ही ध्रुवों के बीच की दूरी जो कि इसके व्यास के बराबर होगी। अब यह है कि इसमें जो त्रिज्या है उसको कैसे पता किया जाए इसके अंदर। तो त्रिज्या को पता करने के लिए सीधा सा इसमें है कि भाई जो इसकी परिधि है वो इसकी प्रभावकारी लंबाई के बराबर होगी। तो परिधि इक्वल टू प्रभावकारी, तो यह परिधि आधी है इसकी, पूरी जो परिधि होती है वो 2πr होती है और यहाँ पर ये आधी परिधि है इसलिए ये πr होगी जो सिर्फ। तो r इक्वल टू 2l/π। अब हम क्या करें भाई, यहाँ पर जो r आ रहा है इसके स्थान पर 2l/π रख दें इसमें, इसलिए m इक्वल टू m इंटू 2 इंटू r के स्थान पर 2l/π, केवल इस r के स्थान पर 2l/π। अब m इंटू 2l आपका ये आ गया इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो हम इसको यहाँ m डैश मान लेते हैं। m डैश इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2m/π। m के स्थान पर क्या रखा है, m इंटू 2l। तो आप देख सकते हैं कि इस m डैश का मान m से कम होगा। तो अगर हम इस दंड चुम्बक को घुमा करके एक अर्धवृत्ताकार यानी कि जो हॉर्स शू होता है, जो हॉर्स की जो नाल होती है उसकी आकृति की बना दें तो ये चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाएगा। m डैश इज लेस देन m। तो आप देख सकते हैं m/2/π है, पाई का मान 3.14 होता है, तो ये निश्चित वैल्यू 1 से कम आएगी जो ये। तो इस तरह से अगर हम चुम्बक को, दंड चुम्बक को अर्धवृत्ताकार बना देते हैं तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरी परिस्थिति है इसकी, जब हम एक ही चुम्बक के कई एक खंड कर देते हैं। तो एक तो इसका होता है ब्रेथ वाइज यानी कि चौड़ाई के अनुदिश इसकी अपन कई भागों में डिवाइड करते हैं, n भागों में डिवाइड करते हैं। दूसरा होता है लंबाई के अनुदिश, इसको n भागों में डिवाइड कर दें। दंड चुम्बक को खंडों में विभक्त करना। अब जैसे ये दंड चुम्बक हैं, ये N और ये L S, ये इसकी लंबाई 2L इस तरीके से। तो यहाँ पर जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो तो आपका यही है m इंटू 2L। अब इसको खंडों में व्यक्त कैसे करें, इसके दो तरीके हैं। नंबर 1, लंबाई के समांतर विभक्त करना। ये लंबाई के समांतर क्या है, जैसे ये इसकी लंबाई, इसमें लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा। इसी स्थिति के अंदर चुंबक की प्रभावकारी लंबाई ये रहेगी, चाहे इसके हम इस तरीके से ऐसे खंड करेंगे, ऐसे यूं करके यूं, तो इसमें क्या है, इसकी प्रभावकारी लंबाई समान रहेगी। लेकिन इसकी जो ध्रुव सामर्थ्य है
वो इसकी अलग अलग हो जाएंगी। तो अगर मान लो कि आपने इसको n खंडों के अंदर विभक्त कर दिया, n खंडों में विभक्त करने पर ध्रुव सामर्थ्य इक्वल टू m अपॉन n। यानी m को हमने n भागों में डिवाइड कर दिया। तो अब इसका द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण, इसको m डैश मान लेते हैं। तो अब इसका हो जाएगा आपका m अपॉन n इंटू 2l। सो m डैश इक्वल टू m अपॉन n। तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण का nवां भाग रह जाएगा इसके अंदर, m अपॉन n। दूसरा है चौड़ाई के समांतर विभक्त करना। तो चौड़ाई के समांतर में क्या है कि भाई हम इसको ऐसे यूं काट देंगे इसके अंदर। तो जैसे ये मैग्नेट है, अब आपने क्या है इसको ऐसे यूं काट दिया, ऐसे काट दिया। अब ये इसका n और ये s। तो क्या है कि लंबाई को आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो प्रभावकारी लंबाई अब पहले की कम हो जाएगी जो है। तो प्रभावकारी लंबाई n खंडों में विभक्त करने पर प्रभावकारी लंबाई इक्वल टू 2l अपॉन n। पहले का nवां भाग रह जाएगा इसका। तो चुंबकीय आघूर्ण m डैश इक्वल टू m इंटू 2l अपॉन n। तो प्रत्येक भाग का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा तो कैपिटल M के स्थान पर m इंटू 2l। तो यानी कि हम इसको लेंथ वाइज डिवाइड करें अथवा ब्रेथ वाइज डिवाइड करें, दोनों ही स्थितियों में इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण का nवां भाग होगा। जो इसका जैसे 4 भाग कर दिए तो 1/4 हो जाएंगे प्रत्येक भाग का। तो ये है चुंबक के को विशेष परिस्थितियों के अंदर जब चुंबक को खंडों में व्यक्त करते हैं और जब चुंबक को मोड़ करके अर्धवृत्ताकार बना देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण परमाणु का चुंबकीय
चुंबकीय आघूर्ण, यानी ये हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में निरंतर घूमते रहते हैं। तो घूमता हुआ यानी गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक विद्युत धारा के तुल्य होता है और विद्युत धारा के तुल्य होने के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। जो तो जैसे मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये नाभिक है और ये एक ऑर्बिट है जो यहाँ, मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे गति कर रहा है। जो इसकी यहाँ से जो दूरी है वो r के बराबर मान लेते हैं। ये नाभिक धनावेशित नाभिक, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसमें विद्युत धारा जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। इसमें कक्षीय गति करता इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के तुल्य होता है। तो हम जानते हैं किसी बंद लूप जिसमें कि I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो I इंटू ए के बराबर होता है। I उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और A लूप का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लूप बना रहा है जो, और उस लूप के अंदर विद्युत धारा है जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होगा जो ये। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग इक्वल टू v और इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या ये इक्वल टू r। तो चुंबकीय आघूर्ण m इक्वल टू I इंटू ए। जहाँ a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कक्षा की क्षेत्रफल और E इलेक्ट्रॉन का आवेश और T इसका टाइम पीरियड आवर्तकाल। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का मान हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये दूरी बटे वेग, तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो इसकी 2 पाई आर के बराबर होगी। सो एम इक्वल टू यहाँ से पाई इसमें कैंसिल हो जाएगा और ये जो आर है एक आर इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ए वी आर अपॉन 2। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके कक्षीय वेग और उसकी त्रिज्या
कक्षा की त्रिज्या का गुणनफल जो होता है उसका आधा चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा जो ये। तो ये तो हमने ये मान लिया साधारण सा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षीगत करता है, जबकि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन के अतिरिक्त स्पिन मोशन भी करता है। तो स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ पर केवल इसकी ऑर्बिटल मोशन तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ ऑर्बिटल मोशन तक का ही दिया गया है जो ये। हम यहाँ पर स्पिन मोशन को काउंट नहीं करेंगे इसमें जो। तो ये है अब क्योंकि परमाणु के अंदर कई एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब सामान्यतः जो एक ही जो ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की अपोजिट स्पिन होती है इसके अंदर, तो दोनों के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण ही इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। बाकी जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि दोनों के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो एक ही परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब जितने भी आपके जो डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें यही है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन की कक्षीगत के कारण परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण। तो परमाणु अगर अनेक आपको ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हो तो सबका सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो उसका परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है उसके अंदर। अब अगर पूरा पदार्थ लेवल, तो पदार्थ के अंदर तो बहुत सारे लाखों उसके अंदर परमाणु होते हैं, तो उन सभी का जो चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा, वही उस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, नोट करें और लर्न करें इसको। थैंक यू।